तो उद्योगों से निकलने वाली राख रायगढ़ के लिए मुसीबत बन गई है। जिले में छोटे बड़े दर्जन भर से ज्यादा पावर प्लांट है, ऊर्जाधानी भी कई लोग कहते हैं। लाखों टन कोयला यहां जलाया जाता है। जले हुए कोयले की राख हवा में जहर घोल रही है। सड़कों पर उड़ती धूल, खुले मैदान, खेती की जमीन पर लगा ये राख का अंबार, ये फ्लाई ऐश है। रायगढ़ में करीब 8,000 मेगावाट बिजली उत्पादन के संयंत्र हैं, जिनसे हर रोज करीब 40 से 50,000 टन फ्लाई ऐश निकलता है। लेकिन इसके डिस्पोजल के लिए उद्योगों की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे। फ्लाई ऐश खुले मैदान, संरक्षित वन भूमि और खेती की जमीनों पर फेंक दिया जाता है। इससे उपजाऊ जमीन बंजर हो रही है। ये राख नदी में पहुंचकर जलीय जीवन को प्रभावित करती है। फ्लाई ऐश के सुरक्षित डिस्पोजल के लिए बनाए गए नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है। रायगढ़ जिले में लगभग 8,000 मेगावाट विद्युत पावर प्लांट संचालित हैं। इससे फ्लाई ऐश लगभग प्रतिदिन 40 से 50,000 मीट्रिक टन फ्लाई ऐश जनित हो रहा है। और फ्लाई ऐश निर्माण के लिए 5 संयंत्रों के पास ऐश डाइक है, मतलब निस्तारण के लिए। कि जो कंपनियां हैं वो रात के समय पर जंगल में, किसानों के खेतों में, तालाब के किनारे, सड़क के किनारे, नदी के किनारे काफ़ी ज़्यादा फ्लाई ऐश फेंकते हैं, और जो बरसात के दिनों में पानी के साथ बह के नदी में जाती है। और इसकी शिकायत न केवल ग्रामीणों ने बल्कि हम लोगों ने कई बार लिखित मौखिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी इस शिकायतों को हमने पहुंचाया है। फ्लाई ऐश का डिस्पोजल ऐश डाइक बनाकर किया जाता है, लेकिन अधिकारी खुद बता रहे हैं कि फ्लाई ऐश के डिस्पोजल के लिए सिर्फ 5 उद्योगों के पास ऐश डाइक है। बाकी के संयंत्र अलग अलग तरीके से फ्लाई ऐश का डिस्पोजल करते हैं। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि खुले में फ्लाई ऐश फेंका जा रहा है। अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसा करने वाले उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता इससे सहमत नहीं। इनका आरोप है कि उद्योग पर्यावरण विभाग के साथ सांठगांठ कर फ्लाई ऐश खुले में फेंक रहे हैं। अगर कार्यवाही के नाम पर बात करें तो किसी भी प्रकार की कार्यवाही जिला पर्यावरण विभाग द्वारा न अधिकारी द्वारा की गई है। एनजीटी ने आदेश भी किया है कि फ्लाई ऐश के निस्तारण और देखरेख के लिए जिला पर्यावरण विभाग के अंदर एक कमेटी का गठन किया जाएगा, और वो कमेटी हर 15 दिन में जो फ्लाई ऐश उत्पादित उद्योग हैं, पावर प्लांट हैं, उनकी जांच करेगा और उसकी रिपोर्ट बनाकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को देगा। तो अभी तक देखा यह गया कि रायगढ़ जिले में कोई उस तरीके की न तो टीम बनी है। जिले में फ्लाई ऐश के डिस्पोजल में तमाम नियम जोड़े जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो उद्योग नियम तोड़ते हैं उन्हें बंद तक कर देने का आदेश है, लेकिन आरोप है कि अधिकारी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। कि केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय के निर्देश हैं कि अगर उद्योग पर्यावरणीय नियमों के मुताबिक जो उनको जिन कंडीशनों में स्वीकृति दी गई है, अगर उसका वायलेशन करते हैं तो केवल 1 से 2 बार उनको नोटिस और हिदायत दी जाएगी। इसके बाद भी अगर वो कार्यवाही नहीं करते हैं तो उन उद्योगों को हमेशा के लिए बंद करने का भी आदेश है। उद्योग मनमानी कर रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा। फ्लाई ऐश खुले में फेंका जा रहा है, लेकिन ऐसे उद्योगों पर सख्ती नहीं बरती जा रही। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जिसे फ्लाई ऐश कहा जाता है, देख सकते हैं रायगढ़ में उद्योगों की मनमानी चरम पर है। एक तरफ खेती की जमीन और दूसरी तरफ फ्लाई ऐश को किस तरह से पाटा जा रहा है। ये फ्लाई ऐश जमीनों को बंजर कर रही हैं। रायगढ़ के उद्योग अब मनमानी पर उतर आए हैं। जहां पर वन संरक्षित भूमि है और कृषि भूमि, वहां पर फ्लाई ऐश को पाट दिया जा रहा है, जो कि जमीन को बंजर कर रहा है। रायगढ़ की सड़क के किनारों भी यही तस्वीर देखने को मिल रही है। ये ठीक रायगढ़ के सड़क किनारे पर रायगढ़ से निकलने वाली सड़कें जो हैं वहाँ पर फ्लाई ऐश को डंप कर दिया जाता है, जिससे निकलने वाली धूल लोगों के लिए सेहत में तो हानिकारक होती है, साथ में धूल के गुब्बार की वजह से विजिबिलिटी नहीं होती, जिसमें सड़क हादसों का खतरा बना रहता है। अब रायगढ़ के उद्योग जो है विकास न करके रायगढ़ के लोगों के लिए विनाश बांट रही है। हरपाल सिंह कुटे, रायगढ़ से न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए। और सहयोगी हरपाल हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। हरपाल के पास हम आपको लिए चलेंगे। ये तो तय है हरपाल के फ्लाई ऐश धीमे धीमे बांटी जा रही मौत की तरह हो गई, और यह भी तय है कि इतनी गंभीर समस्या के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो उतने ही अगंभीर हैं। मतलब कहीं कोई प्रयास नहीं,
बावजूद इसके कि एनजीटी फटकार लगा चुका है। हरपाल। जी, रायगढ़ में अगर बात करें तो लगभग दर्जन भर से अधिक ऐसे पावर प्लांट हैं जिनको पूर्व में नोटिस भी दिया जा चुका है। करोड़ों के लगभग 1,60,00,000 रुपए के नोटिस से बकाया भी वसूला जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी अब तक यही कह रहे हैं कि हम केवल नोटिस दे सकते हैं और जो अनियमितता कर रही है उनके ऊपर कार्यवाही के लिए इनके पास कोई ठोस कदम नहीं है। इसी वजह से ये उद्योग जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं और मानव जीवन पर धीरे धीरे जहर की तरह अपनी फ्लाईएस को छोड़ रहे हैं। यही वजह है कि रायगढ़ में स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। ये अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं और इसी का नतीजा है कि उद्योग के ऊपर इनका कोई लगाम नहीं रहता और उद्योग वाले भी लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से फ्लाईएस को सड़क पर फेंक दिया जाता है, जो कि राह चलने वाले लोगों के लिए एक भयंकर समस्या बन जाती है। जब फ्लाईएस के धूल उड़ते हैं तब लोगों के सामने अंधेरा छा जाता है, जिसकी वजह से लगातार दुर्घटना भी होती है और अधिकारी इस बात से रूबरू भी है कि उनको पता है कि किस तरह से रायगढ़ में फ्लाईएस का निपटारा होता है। बावजूद इसके किसी भी उद्योग के ऊपर कोई अभी तक बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। बात करें अब ट्रांसपोर्टेशन में भी एक सवाल उठता है कि रायगढ़ में औद्योगिक फ्लाईएस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिस तरह से ट्रक को मॉडिफाई किया गया है, यह भी लोगों के लिए जान के साथ प्रत्यक्ष सीधी खिलवाड़ है, क्योंकि जो मॉडिफाइड ट्रकें हैं उनके डाले को जो बॉडी होती है उसको जो तय सीमा है उससे अधिक बढ़ा करके उसी से फ्लाईएस का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और इसके बारे में अधिकारी भी जानते हैं और जो फ्लाईएस निस्तारण करने वाली कंपनियां हैं उनको भी पता है। लेकिन चंद रुपयों के खातिर लोगों के साथ, लोगों के जान के साथ यह खिलवाड़ हो रहा है और जिला प्रशासन, पर्यावरण विभाग इसको आंख मूंद करके देख रही है और मौन रूप से प्रत्यक्ष समर्थन इनको कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरपाल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी हरपाल हमारे साथ जुड़े हुए थे और फ्लाई ऐश को लेकर किस तरीके से गंभीरता बढ़ती जा रही है वो इस रिपोर्ट के जरिए भी आपने देखा। एनजीटी बोल चुकी है और ऐसा भी नहीं है, रायगढ़ के लिए यह समस्या कतई किसी तरह की नई नहीं है। कितना नुकसान इससे आपका है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर बीमारियों को बढ़ाने वाला, जानलेवा बीमारियों को बढ़ाने वाला। जहां पर फ्लाई ऐश डाला जाएगा वो जमीन पूरी तरह बंजर हो जाएगी, यानी वो जमीन उपयोगी नहीं रहेगी। इसके अलावा सिर्फ 5 ऐसे प्लांट्स हैं जहां पर प्रॉपर निस्तारण, मतलब कैसे इसका निस्तारण करना है, ऐसे सिर्फ 5 प्लांट हैं और दर्जनों भर प्लांट चल रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। और तो और एनजीटी तक इसे लेकर साफ साफ निर्देश दे चुका है। अब अंदाजा लगाइए किस रफ्तार में यह काम हो रहा है और आपकी जिंदगी कहां खड़ी है। किसी और देश का एक शख्स भारत आता है, उसके साथ लूटपाट होती है, उसे घायल कर दिया जाता है। इसके बाद उसकी याददाश्त चली जाती है। इस शख्स को एक आश्रम में जगह मिलती है, देखभाल के बाद याददाश्त लौट आती है, घर का पता भी मिल जाता है। कहानी पूरी फिल्मी है, मामला ग्वालियर का है। ग्वालियर के स्वर्ग सदन आश्रम में रह रहे गोपाल अब मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं, गाना बजे तो डांस भी करते नजर आते हैं। घर जाने की खुशी, याददाश्त लौट आने की खुशी है ये। गोपाल पिछले 8 महीने से इस आश्रम में रह रहे हैं। इनका घर नेपाल में है। नेपाल से इनके ग्वालियर पहुंचने की कहानी फिल्मी है। ग्वालियर जीआरपी को गोपाल घायल हालत में मिले थे। इन्हें जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती किया गया। जब होश आया तो याददाश्त जा चुकी थी। अस्पताल से इन्हें स्वर्ग सदन आश्रम लाया गया। हमारे नेपाल में अब मेरी बीवी है, पूनम है, मैं हूँ, एक गूंगी दीदी है। अब वापस आप जाएंगे, किस तरह का क्या माहौल आपको लगता है? मेरा एकदम सम्मान करेंगे फौजी लोग। आश्रम में रहने वाले दूसरे बेसहारा लोगों के साथ गोपाल घुलने मिलने लगे और धीरे धीरे याददाश्त भी लौटने लगी। इसके बाद गोपाल ने अपना नाम और घर बताया। नेपाल में इनकी पत्नी और 5 बच्चे हैं। गोपाल ने बताया कि नेपाल से आगरा आने के लिए वो रवाना हुए थे। भारत की सीमा में आने के बाद एक बस में बैठने के बाद इनके साथ क्या हुआ इन्हें पता नहीं। जब होश आया तो इन्होंने खुद को अस्पताल में पाया। गोपाल ने बताया कि इनके साथ लूटपाट की गई थी। आगे तो यहाँ से
सुनौली क्या कहते कानपुर ले जाने को बोला, कानपुर लेके नहीं गया, मेरे को बीच में लाके फेंक दिया। बीच में देखा इधर ले जाओ, पकड़ा तो बेहोश हो गया वहीं। फिर रात को एकदम से बुला लिया, नाले में बैठा हुआ मैं, बुला लिया बस वाले ने बुला, मैं बैठा बीच में सीट में बैठा तो फेंक दिया मेरे को बाहर, हाथ दिखाया मैंने। फिर क्या हुआ, बेहोश हो गया मैं। 2-3 दिन में पता चला, हॉस्पिटल में हूँ खाना खाने, बुलाया तब पता चला, और कुछ नहीं पता। स्वर्ग सदन आश्रम में युवाओं की टीम ने गोपाल की सेवा की। जब गोपाल की याददाश्त लौट आई तो आश्रम के लोग भी खुश हुए। इसके बाद गोपाल के बताए पते पर नेपाल में संपर्क किया गया। गोपाल की पत्नी से बात हुई। हादसे के बाद से ही गोपाल का फोन बंद था। घर वालों को किसी अनहोनी की आशंका थी। काफी खोजबीन के बाद गोपाल का पता नहीं चल सका। ऐसे में जब गोपाल से बात हुई तो पत्नी की खुशी का ठिकाना न था। गोपाल की पत्नी की गुहार पर आश्रम की टीम इन्हें नेपाल ले जाएगी। रूप से भी ये एक्सीडेंट की वजह से आघात में थे, बहुत ज़्यादा इनको कुछ याद भी नहीं था अपने बारे में। मगर यहाँ जब सेवा हुई, इलाज हुआ, अच्छे से उनकी देखभाल हुई, इन सब लोगों के साथ रहे और पारिवारिक माहौल मिला, अपनेपन, प्यार और ये सब मिला, तो इन्होंने धीरे धीरे अपने बारे में बताना शुरू किया। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने बताया कि ये नेपाल के रहने वाले हैं और फिर इनके ये ITBP में कुछ लोग हैं, उनको बुला के जब इनकी काउंसलिंग कराई गई तो इनके परिवार से भी बात हुई। जब इनकी बात हुई और उन्होंने सही सलामत समझा तो उनको भी बहुत खुशी भी हुई और दुख भी था कि उनके साथ ऐसा हो गया और परिवार नहीं है साथ में, पर फिर उनको बहुत खुशी हुई और वो चाहती हैं कि वो जल्द से जल्द ये अपने घर पहुंचे, उनके पास पहुंचे। गोपाल की कहानी फिल्मी है, जिसमें यह संदेश भी है कि इंसानियत सरहदों से नहीं बंधती। याददाश्त खोने के बाद खुद को भूल चुके गोपाल की गैरों ने मदद की, अपनों की तरह इनकी देखभाल की और अब इन्हें घर भेजने का भी इंतजाम किया जा रहा है। करीब 8 महीने पहले रोजगार की तलाश में नेपाल से भारत आए गोपाल को लुटेरों ने लूट लिया था। इस दौरान वो गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। लुटेरों की इस कारस्तानी के चलते गोपाल रेलवे ट्रैक पर घायल हालत में पड़े हुए मिले थे, जहां GRP ने उन्हें ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया। जयरोग्य अस्पताल से स्वर्ग सदन की टीम गोपाल को अपने आश्रम में लेकर आई। आश्रम में रहने के दौरान न सिर्फ गोपाल बेहतर तरीके से ठीक हो गए, बल्कि उनकी याददाश्त भी लौट आई। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी और बेटी नेपाल में उनका इंतजार कर रही है। यही वजह है कि अब स्वर्ग सदन आश्रम की टीम गोपाल को उनके वतन नेपाल छोड़ने के लिए रवाना होगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। और सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ेंगे। सुशील के पास भी हम आपको लिए चलेंगे। और इंसानियत जिंदा है, इस तरह के प्रयास बहुत कम लोग आजकल करते नजर आते हैं। सुशील आपको नजर आ रहे होंगे। सुशील, महत्वपूर्ण बात ये कि कब गोपाल को वापस नेपाल ले जाया जाएगा, किस तरीके का अपडेट है? सरकार की भी जाहिर तौर पर इसमें मदद चाहिए होगी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर सुकून और खुशी महसूस हो रही होगी तो स्वर्ग सदन की उस टीम को जिसने ये पूरी मेहनत की, मदद की, इंसानियत की मिसाल पेश की। सुशील। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर के स्वर्ग सदन आश्रम में युवाओं की टीम काम करती है और ये टीम जो है बेसहारा लोगों की मदद करती है, उनके रहने खाने का सब इंतज़ाम करती है और अपने ही दम पर ये सारा काम किया जाता है। हालांकि प्रशासनिक मदद भी मिलती है और इसी में ये पूरा वाक़या हुआ है। ये शख्स गोपाल है, ये नेपाल से रवाना हुआ था। आगरा में ये नौकरी करने के लिए, एक होटल में नौकरी करने के लिए आ रहा था, परिवार की अच्छी गुजर बसर के लिए, लेकिन हादसे का शिकार हुआ और उसके बाद जब इसे ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल में GRP ने भर्ती कराया, तब ये अपनी याददाश्त खो चुका था, कुछ जानता नहीं था अपने बारे में। इसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया था, उसके चलते ये दिव्यांग भी हो गया था। स्वर्ग सदन की टीम ने इसका इलाज किया। स्वर्ग सदन आश्रम में ये रहा, जहाँ 80-90 के करीब और भी बेसहारा लोग इसी के जैसे रहते हैं। वहाँ रहने के दौरान इसे आत्मीयता मिली और इसी आत्मीयता के चलते धीरे धीरे उसे अपना पुराना जो गुजरा ज़माना था, जो उसका बीता जीवन था, वो याद आने लगा। फिर उसने बताया कि उसके साथ किस तरह से वारदात हुई थी। वो नेपाल का रहने वाला है, भारत में आ रहा था, तभी वो जो है एक बस में सवार हुआ, वहाँ उसके साथ लूट हुई और घायल करने के बाद उसे संभवतः ट्रेन में डाल दिया गया था और उसी ट्रेन के एक कोच में ये सीट के नीचे बामोर में मिला था। अब चूंकि 8 महीने पहले पूरा वाकया हुआ था, इसका मोबाइल भी लुटेरे ले जा चुके थे। यही वजह कि पत्नी जब घर में अकेली थी, 5 बच्चे, हालांकि 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, हालात आर्थिक बेहद ख़राब है परिवार के और यही वजह है कि जब पति भी
चले गए 8 महीने तक कोई खोज खबर नहीं थी, तो उन्होंने भी किसी अनहोनी की आशंका पाल रखी थी। लेकिन जैसे ही उनको ये पता चला कि गोपाल सुरक्षित है और भारत के ग्वालियर शहर में है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्वर्ग सदन आश्रम की टीम से उसकी पत्नी ने गुहार लगाई कि भैया हमारी स्थिति बेहद ख़राब है और यहाँ खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, तो किसी तरह से अगर मदद हो जाए, मेरे पति को घर अगर पहुंचा सके तो बड़ा उपकार होगा। और यही वजह है कि स्वर्ग सदन आश्रम की टीम जो है अब इस प्रयास में लगी हुई है कि किसी तरह से और भी जो है मदद मिल पाए, जिससे गोपाल का जो है उसके वतन नेपाल जाने का रास्ता साफ हो पाए। और प्रशासन को भी जानकारी दी गई है इसके पूरे मसले की, और निश्चित तौर पर भारत सरकार को भी, चूंकि नेपाल का मामला है तो भारत सरकार को भी इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर दी जा रही है। और माना जा रहा है कि एक सप्ताह के अंदर ही गोपाल की अपने वतन नेपाल वापसी होगी। और गोपाल भी बेहद खुश है। उसका ये कहना है कि वो यहाँ आने के बाद उसे एक नया जीवन मिला है और वो नेपाल चला जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर आएगा और ग्वालियर के स्वर्ग सदन आश्रम में या ग्वालियर के लोगों से मिलने के लिए ज़रूर आएगा, क्योंकि ये जो ज़िंदगी उसकी है अब जो दी हुई है वो स्वर्ग सदन आश्रम की ही है। लोगों की मानवता की वजह से ही उसे ज़िंदगी मिली है, अन्यथा वो तो जिन हालातों से गुजरा था उस हालातों में उसका बचना बेहद मुश्किल था। तो कहीं ना कहीं ये कहानी ये संदेश भी देती है कि चाहे दुनिया में कितनी ही अराजकता हो, कितनी ही परेशानियाँ हो, लेकिन मानवता ज़िंदा है। ऐसे लोग भी ज़िंदा है जो इंसानियत के लिए काम करते हैं, और ऐसा ही इन युवाओं की टीम ने काम किया है। तो निश्चित तौर पर अब जो है नेपाल वापसी के लिए, गोपाल के लिए प्रयास जारी है, और संभवतः एक सप्ताह के अंदर ही गोपाल अपने घर नेपाल पहुंच जाएगा, जहां जाकर वो खुश महसूस करेगा। क्योंकि उसकी पत्नी को जैसे ही उसके सुरक्षित होने की खबर मिली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, खुशी का ठिकाना नहीं था। और जिस तरह से स्वर्ग सदन आश्रम से उनकी पत्नी ने बात की थी, उसके बाद गोपाल से भी परिवार ने बात की। चूँकि गोपाल हादसे के बाद थोड़ा दिव्यांग हो गया था, उसके अलावा उसको बोलने में भी दिक्कत थी, यहाँ अपनी याददाश्त खो चुका था। तो विपरीत हालातों से गुजरने के बाद एक शख्स ठीक हुआ है और अब वो वापस अपने वतन जाएगा। तो इससे बड़ी खुशी ना सिर्फ स्वर्ग सदन आश्रम या फिर ये जो भी कहानी सुनते हैं गोपाल की, उन लोगों को भी एक सुखद एहसास होता है कि एक शख्स किन हालातों से गुजरा है और अब वो अपने परिवार, अपने वतन में सकुशल वापस जाएगा। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है एक इंसान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई। और ये जो आपने कहा कि दरअसल स्वर्ग सदन ने एक नया जीवन गोपाल को दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। जल्द ही गोपाल अपने वतन वापस लौटेगा। और भोपाल से बड़ी खबर, स्कूल शिक्षा विभाग का शिक्षकों को फरमान। चुनावी कार्य के साथ साथ शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य भी करने होंगे। बीएलओ की ड्यूटी के साथ साथ स्कूलों में पढ़ाई भी करानी होगी। बीएलओ नियुक्त हुए शिक्षकों का स्कूलों में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस आदेश को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि जल्दी शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाएगा। गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने की तैयारियां की जा रही हैं। अभी सीएम राइज स्कूलों के शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखा गया है। जल्द ही प्रदेश भर के सभी शिक्षक केवल शैक्षणिक कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है कि परमार साहब ये कहने वाले पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे शिक्षा मंत्री हैं। इससे पहले कईयों ने इस बात को दोहराया है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से अलग रखा जाएगा, पर चुनावी कार्यों से लेकर जनगणना तक, जनगणना से लेकर रसोई में खाना पकाने तक, खाना पकाने से लेकर खाना बंटवाने तक, रैलियों में शामिल होने तक बहुत सारे काम शिक्षकों से करवाए जाते हैं। को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखने को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है, लेकिन अभी भी एक ऐसा आदेश जारी हुआ है जिसमें शिक्षकों को बीएलओ के कार्य के साथ साथ शैक्षणिक कार्य भी करना है। इस वक्त हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार हैं, उन्हीं से जानेंगे। सर, ये आदेश आया था इस तरह से कि सर शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखा जाएगा, लेकिन अभी बीएलओ का काम भी करना है। हमने हमारे जो विशेष स्कूल है उनमें शिक्षकों को गैर शिक्षक के कार्य से मुक्त कर दिया है। जहाँ जहाँ व्यवस्था हो रही है अन्य शिक्षकों को हमसे धीरे धीरे करके मुक्त करते जा रहे हैं, पर जब तक व्यवस्था नहीं होगी तब तक पढ़ाई पूरी कराएंगे। उसके बाद क्योंकि बीएलओ का काम इतना नहीं होता है, उनको दूसरे सपोर्ट स्टाफ भी दिया जा रहा है कि वो लोग मार्गदर्शन करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। धीरे धीरे करते करते पूरे मध्य प्रदेश में हम शिक्षकों से अन्य गतिविधियों में कोई काम नहीं ले, इस प्रकार का कार्य योजना बना रहे हैं।
तो आगे आने वाले समय में जल्द ही कार्य योजना तैयार होगी जिसमें शिक्षकों से सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक कार्य कराया जाएगा और अन्य जो गतिविधियां हैं उनसे मुक्त रखा जाएगा। हालांकि इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो बड़े स्तर पर शुरू की जा रही हैं। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और सहयोगी रंजना के पास हम आपको लिए चलेंगे। रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजना, शिक्षकों से शैक्षणिक कार्य ही करवाए जाएंगे। अपने लंबे पत्रकारिता के एक्सपीरियंस में आपने बातें कई बार मंत्रियों से सुनी होंगी, पर वही नतीजा ढाक के तीन पात होता है। लेकिन अगर पहल हो रही है तो उसका भी स्वागत है। रंजना, जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर पहल होती तो शायद जो आदेश अभी हमने फिलहाल दिया है उसमें यही कहा गया है कि जो शिक्षक हैं उनको शैक्षणिक कार्य तो करना ही है, संग संग जो बीएलओ में उनकी ड्यूटी लगाई गई है, जो वीएलओ उनको नियुक्त किया गया है, तो वो कार्य भी उनको करना है। यानी अभी प्रदेश भर में करीब 25,000 से ज्यादा शिक्षक ललित ऐसे हैं जो कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए लगातार जो डोर टू डोर संपर्क है उसको करने में भी जुटे हुए हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनका स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों को ये फरमान है कि वो चुनावी कार्य करें, डोर टू डोर संपर्क भी करें, लेकिन इसके साथ साथ स्कूलों में पहुंचें और बच्चों को पढ़ाई का जो कार्य है वो भी करें और इसके लिए सही समय पर स्कूलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है। हालांकि इसी को लेकर जो शिक्षक संगठन है, जो बीएलओ नियुक्त हुए हैं शिक्षक, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू जरूर किया है और इसी बात को लेकर कि क्या वो पढ़ाई कराएं या फिर जो डोर टू डोर संपर्क है वो कराएं। और इसी को लेकर जब स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से सवाल किया गया तो उन्होंने यही कहा कि फिलहाल अभी सीएम राइज स्कूल जो बनाए गए हैं उसमें शिक्षकों को चुनावी कार्य से मुक्त रखा गया है और जल्द ही प्रदेश भर के सभी शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखने को लेकर जो कार्य योजना है, जो प्रस्ताव है वो तैयार किया जा रहा है ताकि शिक्षक सिर्फ और सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पर फोकस कर सके और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में जो शिक्षा का स्तर है वो सुधर सके और रिजल्ट भी बेहतर हो सके। और इसीलिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो भी लागू की गई है और इसी के साथ साथ जो शिक्षक है वो पूरी तरह से जो फोकस है वो पढ़ाई पर कर सके। ललित, लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि बार बार इस तरीके से बातें की जाती हैं, बार बार इस तरीके से बयान दिए जाते हैं, लेकिन अब तक जो शिक्षक हैं, चाहे वो कोई भी कार्य हो, चाहे चुनावी ड्यूटी का कार्य हो, मतगणना का हो या फिर आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए जो डोर टू डोर संपर्क करने का काम हो या फिर जो वोटर लिस्ट हो उसको अपडेट करने का काम हो, वो सब शिक्षकों के ही माथे आता है। ऐसे में सवाल यही है कि ना सिर्फ बयानबाजी दी जाए बल्कि तत्काल इन प्रस्तावों को खारिज करके शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखने को लेकर जो आदेश है वो जारी किया जाए ताकि मध्य प्रदेश में शिक्षक केवल पढ़ाई पर फोकस कर सके और रिजल्ट में भी सुधार हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। बड़ी खबर भोपाल से, पीसीसी चीफ बड़ी बैठक ले रहे हैं। कमलनाथ अपने आवास पर यह बैठक ले रहे हैं। जिला प्रभारियों के साथ यह बैठक है। हालांकि बैठक के सिलसिले लगातार चल रहे हैं। जिला प्रभारी और सह प्रभारी अलग अलग जिलों के प्रभारियों की बैठक के सिलसिले लगातार जारी हैं। और अब बड़ी खबर मुरैना से, दिव्यांग युवक ने किया है आत्मदाह का प्रयास। कलेक्ट्रेट परिसर में इसने खुद पर केरोसिन डाला। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे तत्काल बचाया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने इसे समझाया है। परेशानी इसकी यह है कि गांव के दबंगों की मारपीट से परेशान है। इसके साथ मारपीट करते हैं, परिवार वालों के साथ मारपीट करते हैं। अनुसूचित जाति से आता है रामसिया माहौर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।